दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टाइम्स न्यूज़ चैनल। बात शुरू करने के पहले आपसे वही मैं निवेदन कर लूँ, अपील कर लूँ, गुजारिश कर लूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन तत्काल आपको मिल जाया करे, और लाइक करें। ये हमारे उत्साहवर्धन के लिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि इतना सब कुछ आप योगदान ये सब कुछ करके आप हमारे लिए ये योगदान जरूर करें, और साथ साथ में कमेंट बॉक्स पर कमेंट भी लिखें ताकि हमें लगे कि हम जो वीडियो जारी कर रहे हैं वो कितना पसंद किया जा रहा है, या उसमें नापसंदगी उभर रही उन वीडियो को लेके, तो वो भी आप लिख सकते हैं। उससे भी हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है, हमें अपने आप को सुधार करने का एक सबक मिलता है आपके जरिए। तो वो भी एक आपका एक उपकार, एक आभार हमारे ऊपर होगा, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुजन समाज पार्टी में जो राष्ट्रीय सुप्रीमो है मायावती, उनके द्वारा अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा किए जाने की। बहुत दिनों से ये अटकलें चल रही थी कि मायावती जी अब काफ़ी उनकी उम्र हो चुकी है, और उनके बाद में बहुजन समाज पार्टी का क्या होगा, क्योंकि वो जब उन्होंने काशीराम जी ने जब उनको सौंपी थी बहुजन समाज पार्टी की कमान, तो उस समय पे जो तमाम सारी और लीडरशिप थी काशीराम जी के नीचे और मायावती जी के समकक्ष, उस सारे लीडरान को मायावती ने धीरे धीरे एक करके बाहर कर दिया, और नए लोग भी जो उन्होंने खपाए, नए लोगों को भी अपनी जड़ नहीं जमाने दी, उनको भी आजमाया और उनको भी जो है निकाल के बाहर कर दिया। तो अब बहुजन समाज पार्टी में अब जो दूसरे नंबर की पोजीशन पर है अभी भी, हालांकि अब उनको ये कहा जा रहा है कि उनको उतना महत्व नहीं देती बहन जी, लेकिन अभी भी दूसरे नंबर की पोजीशन में सतीश मिश्रा ही है, और बहुजन समाज पार्टी से उनका मेल नहीं खाता। सतीश मिश्रा का नंबर 2 होना, तो इसलिए सतीश मिश्रा को तो बागडोर वो सौंप नहीं सकती थी, क्योंकि सतीश मिश्रा जाति से ब्राह्मण है, और ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही, वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं, वर्ण व्यवस्था के खिलाफ ही इस पार्टी का आविर्भाव हुआ था। आज भले ही वो ब्राह्मण शब्द को लेने में, ब्राह्मणवाद का विरोध करने में, को कहने में परहेज बरत रही हों, लेकिन एक ज़माने में उनके जो है बड़े आक्रामक और बहुत ही कटु उनके जो बयान और नारे हुआ करते थे ब्राह्मणवाद के खिलाफ। अब वो बात नहीं रहेगी तो बात अलग है। अब तो वो स्थिति पैदा हो गई है कि जो 2022 का जो चुनाव हुआ था, उसकी चुनाव अभियान की शुरुआत उनकी तरफ से, उनके बिहाफ पर सतीश मिश्रा ने अयोध्या से की थी, हैं, क्योंकि जबकि अयोध्या तो जो वर्णाश्रमवादियों का है, जो अपने आप को जो सनातनी भी जिनको कह लीजिए, उनकी आस्था का केंद्र है, और जो जिन बहुजन महापुरुषों की वो अपने सत्ता के काल में तस्वीरें और बैनर और लगवाने का काम करती थी, और उनके स्मारक बनवाने का काम करती थी, तो वो तो मतलब वो जो है वो तो उसमें कहीं भगवान श्री राम का नाम तो आता नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी रीति नीति बदली और वहाँ से जो है उन्होंने अयोध्या से शुरुआत करवाई सतीश मिश्रा जी के माध्यम से, और जय श्री राम के नारों के साथ में। जो पुराना मिशनरी था बहुजन समाज पार्टी का, उसे ये बहुत कुछ अटपटार भी लगा, असहज भी हुआ, लेकिन बहन जी कहाँ किसी की परवाह करती, कोई हुआ करे असहज। अब तो वो पार्टी जिस ढर्रे पर रह गई उसमें मिशनरियों की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं रह गई, क्योंकि वो तो नए नए प्रयोग करती रहती हैं। वो ज़्यादातर तो उन्होंने कीमत लगा के, बोली लगवा कर, और उम्मीदवार अपनी पार्टी से राजनीतिक ताकत देने का काम उन लोगों को उम्मीदवार बना के काम किया है जो न अम्बेडकरवाद से परिचित है, न अम्बेडकरवाद से सहमत है, न जिनकी समता की विचारधारा में कोई आस्था है, समता की विचारधारा में जिनका कोई विश्वास नहीं है, बल्कि वो कट्टर एक तरह से जातिवादी किस्म के हैं, और दलितों के प्रति उनकी भावना बड़ी हे दृष्टि रखते हैं। लेकिन उन सबको भी अगर वो बोली लगाने में सक्षम, सबसे ऊंची बोली लगाने में सक्षम, तो मायावती जी ने उनको उम्मीदवार बनाने में, उनको विधायक, सांसद और मंत्री बनाने में भी कभी परहेज नहीं किया। तो अब काशीराम जी ने पता नहीं क्या सोच के
ये जो है मायावती जी को अपने उत्तराधिकारी के बतौर चुना। वरना काशीराम जी ने जो पार्टी खड़ी नहीं कर पाते, अगर जिस मायावती जिस शैली में चल रही है, अगर उसमें अगर काशीराम जी चले होते तो वो पार्टी खड़ी नहीं कर पाते। उन्होंने तय किया था हम परिवार नहीं बसाएंगे, अपने परिवार से कोई संबंध नहीं रखेंगे, तो उन्होंने परिवार बसाया नहीं। परिवार उन्होंने तो कोई विवाह किया नहीं, और अपने परिवार, उनके परिवार के लोग अभी भी वैसे ही गरीबी हालत में हैं जैसे पहले हुआ करते थे, जबकि राजनीति में बड़ा उनका वर्चस्व हो गया था। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन चुकी थी। अन्य जगह पे भी बहुजन समाज पार्टी से अन्य जो राष्ट्रीय पार्टियां वो सौदेबाजी कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने चंदा भी उन्होंने भी खूब लिया। जयंत मल्होत्रा जैसे पूंजीपतियों को उन्होंने अपनी पार्टी से जोड़ा, उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया। लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने जो भी योगदान किसी से भी लिया, जो पैसे का जो भी योगदान था, जो भी अंशदान लिया, उस सबको मिशन के काम के लिए खर्च किया। अपने ऊपर उन्होंने एक भी रुपए खर्च नहीं किया। लेकिन मायावती जी के साथ में मायावती जी के बारे में ये बात नहीं कही जा सकती। ये बात दूसरी कि उन्होंने अपना परिवार नहीं बसाया, बस यहीं तक की बात है। लेकिन अपने जो परिवार के प्रति, अपने भाइयों और भतीजों के प्रति वो बहुत ज़्यादा अनुरक्त हैं, और जो है उसका उन्होंने उनकी आर्थिक हैसियत कितनी बड़ी है ये किसी से छुपा नहीं है। अभी उनके भतीजे की शादी हुई थी, तो उसमें कितना खर्च हुआ, खबरें आई थी कि वो किसी बहुत बड़े कारपोरेट के जैसे बेटियों की शादी होती है, उस तामझाम के साथ में उनकी शादियां हुई थी। तो अपने निजी तौर पर उन्होंने काफ़ी पैसे की व्यवस्था कर रखी। काशीराम जी तो एक जोड़ी कपड़ा साथ में रखते थे और एक जोड़ी पहनते थे। गर्मी में भी, सर्दी में भी उनको कभी बहुत गर्म कपड़े पहने हुए नहीं देखा गया। वो हाफ शर्ट पहनते थे और बड़ा सादा भोजन खाते थे। लेकिन मायावती जी को तो बहुत शानदार किस्म के कपड़े चाहिए, बहुत उन्हें महल चाहिए रहने के लिए, पूरी भव्यता चाहिए, नोटों की मालाएं वो पहनती हैं। उन्होंने काशीराम जी ने जो किया था, जिस वजह से उनकी पार्टी एक तरह से कायम हुई बिना किसी साधन के, गरीबों की दम पे, उसमें काशीराम जी का संघर्ष का और त्याग का बड़ा महत्व था। लेकिन त्याग से और संघर्ष दोनों से ही कोई वास्ता मायावती जी ने नहीं रखा। और ये चर्चा जब चल रही थी तो ये माना जाता था कि कम से कम अभी इतना जो काशीराम जी द्वारा स्थापित की गई बहुजन समाज पार्टी के लिए जो आन है, उसका इतनी आन का तो वो पालन करेंगी कि अपने उसको परिवार के किसी सदस्य को वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे। और एक बार तो उन्होंने घोषणा भी की थी, खुद मायावती जी ने कहा था कि उनका एक उत्तराधिकारी तैयार हो गया है, लेकिन वो उत्तराधिकारी उनके परिवार वैसे नहीं होगा। लेकिन आखिर में आज क्या हुआ, आज उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है वो अपना अगला उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उनके बाद में बहुजन समाज पार्टी की कमान संभालने के लिए उन्होंने अपने परिवार के व्यक्ति को, अपने भतीजे को आकाश आनंद का नाम तय कर दिया। ये बहुजन समाज पार्टी की बड़ा एक एंटी क्लाइमैक्स जैसी बात है। किस दिशा में बहुजन समाज पार्टी जा रही है, तो अब बहुजन समाज पार्टी का कायदे की बात तो ये है कि बहुजन समाज पार्टी का भी एक अलग पार्टी के रूप में कोई अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि हर पार्टी जो एक खड़ी होती है उसकी कुछ मौलिकताएं होती हैं। तो अब वो मौलिकता कहाँ बची? वर्ण व्यवस्था से आपका विरोध रह नहीं गया, परिवारवाद से आपका विरोध रह नहीं गया, दलितों से आपके बहुत ज़्यादा सरोकार जुड़े नहीं रह गई। ये बात दूसरी कि उनकी बिरादरी अभी भी उनको देवी की तरह पूजती है, इतनी उनके प्रति आस्था रखती है। लेकिन वो एक तरफा आस्था है, वो जो है वो कोई उनके हितों का बड़ा ख्याल करती। जैसे मुलायम सिंह जी ने अपनी बिरादरी के हर व्यक्ति को बहुत साधन संपन्न बना दिया, हर एक को 4 व्हीलर बना दिया। उनके शासनकाल में नहीं देखा गया कि उनके बिरादरी के लोगों की ऐसी कोई तरक्की हुई हो, कोई तरक्की उन्होंने करने में कोई योगदान नहीं दिया। और ये समझा जाता था कि जब वो सत्ता में आएंगी फुल फ्लैट मेजॉरिटी से, तो वो जो है ये चर्चा चलती थी बहुजन समाज पार्टी में कि उस समय उसके बाद में वो सीलिंग की जो है, भूमि हदबंदी की जो सीमा है, उसको घटाएंगी ताकि अतिरिक्त ज़मीन निकले और भूमिहीन दलितों को वो ज़मीन
बांटी जा सके। लेकिन उन्होंने सत्ता में आने के बाद जब ये चर्चा उठी और जो कुलक हैं, कुलक जातियाँ इससे थोड़ी आशंकित हुई, थोड़ी घबराई, तो उन्होंने उनका ये कह के निराकरण किया कि नहीं, हम कोई जो है सीलिंग की सीमा नहीं घटाएंगे, सीलिंग की सीमा यथावत रहेगी। और कोई उन्होंने ऐसा प्रयास नहीं किया जिससे उनको वितरण हो। और अब जो स्थिति सामने आ रही, उन्होंने पट्टों पर जो दलितों को कब्जा नहीं मिला था, पिछली सरकारों में कागजों में पट्टे तो हो गए थे लेकिन पट्टों पे कब्जा नहीं मिला था, तो पट्टों पे कब्जा दिलाने के उन्होंने अभियान, जब उनकी 5 साल पूरे मेजॉरिटी से सरकार रही तो उन्होंने चलाया था। लेकिन वो अभियान कितना खोखला था ये अब समझ में आ रहा है। ऐसे अभी भी लगातार ऐसे पट्टेदार मिल रहे हैं जिन्हें बहुत पहले, कई दशक पहले पट्टे मिले थे और आज तक उनको कब्जा नहीं मिल पाया। यानी उनका अभियान कागजों में चलता रहा, क्योंकि उनके कार्यकाल में अधिकारियों से वसूली भी होती थी। जो अधिकारी ज़्यादा अटैची पहुंचा देता था, उनके जो आज जो छोड़ चुके हैं नसीमुद्दीन जैसे और तमाम नाम हैं जो उनके वसूली एजेंट थे, तो वसूली एजेंट से जब उसका संपर्क हो जाता था तो वो क्या कुछ भी स्याह सफ़ेद करे उसका कुछ नहीं मिलता था, अन्यथा कार्रवाई हो जाती थी। कार्रवाई भी अगर हो भी गई तो कुछ दिनों बाद वो इन्हीं लोगों को चढ़ौती चढ़ा के और फिर जो है अपना मुख्य धारा में आ जाता था, फिर उसको की पोस्टिंग मिलती रहती थी। ये सारी उथल पुथल, कोई निर्णायक बदलाव के लिए उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया, कोई सामाजिक बदलाव के लिए उन्होंने प्रयास नहीं किया और बहुजन से वो सर्वजन के में आ गई थी, सर्वजन के नारे पर आ गई थी। और उन्होंने ये भी एक चमत्कार किया कि जब नरेंद्र मोदी जी बहुत बदनाम थे दंगे कराने के लिए और एक समुदाय विशेष के संगार जैसे आरोप उनके ऊपर लग रहे थे, उस समय पता नहीं क्या सोच के वो नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में प्रचार करने चली गई। ये तो बहुजन समाज पार्टी ने तो अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों को काशीराम जी ने जोड़ा था। उसमें पहले तो सवर्णों की गुंजाइश थी नहीं, लेकिन मान लीजिए वो उदार सवर्ण जो एक तरीके से जो एक प्रगतिशील विचारधारा की जो सवर्ण है उसको शामिल भी कर लेती तो कोई हर्ज नहीं थी। लेकिन उन्हें एक ये लाइन तो एक कहीं पे वो सांप्रदायिकता का तो समर्थन करते हुए नहीं दिखाई देनी चाहिए थी उनको, लेकिन उन्होंने उस समय उसका समर्थन किया था। बड़ा लोगों ने आश्चर्य किया था, लेकिन ये उन्होंने ट्रिक अपना रखी थी कि मेरे पास में मेरी बिरादरी का और अन्य जो काशीराम जी के समय जो संगठन बनाया गया अति पिछड़ों में भी उन सब का वोट है, तो हम अगर ऐसे में अगर हम जिसको टिकट दें तो अगर मुसलमानों को अपने उम्मीदवार अपने ज़्यादा जिताने तो मुसलमान उसको वोट करें, तो हमारा ये जो हमारे वोट पर्याप्त वोट है उसमें उसका थोड़ा सा छौंक और लग जाए मुस्लिम वोटों का, तो वो उम्मीदवार सफल हो जाएगा। तो इस झांसे में वो मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन लेती थी और वो कोई ज़रूरत नहीं समझती थी पर्दा करने का कि हम मुसलमानों की भावनाएं आहत हो जाएंगी नरेंद्र मोदी से, इसलिए हम पर्दा करें। गुपचुप समर्थन देते रहे, बात अलग है, लेकिन खुलेआम प्रचार करने के लिए नहीं जाए, लेकिन खुलेआम वो प्रचार करने के लिए गई थी। और उसके बाद में भी उनको राजनीतिक सफलताएं मिलती रही, तो उनको ये गुमान हो गया था कि वो जो वो करें, वो जैसा कि सिक्का वो चलाएंगी वो सिक्का वो चलेगा, वो उनकी मनमर्जी पे है। और वो तो इसलिए वो बहुत बेफिक्र हो गई थी, बहुत बेपरवाह हो गई थी, नहीं करती। लेकिन अब स्थितियाँ बदल रही हैं। अब जैसे झटके लग रहे हैं, हम अब उत्तर प्रदेश विधानसभा के गत चुनाव में उन्हें केवल एक ही उम्मीदवार जीता उनका, तो ये जो और वो भी ना दलितों में से नहीं है, पिछड़ों में से नहीं है, वो भी ठाकुर बिरादरी का विधायक उनका जीता है, तो वो केवल एक उम्मीदवार को ही वो जिता पाई हैं। और मध्य प्रदेश में भी हाल में चुनाव हुआ तो उनके उम्मीदवारों की दुर्गति हो गई, कहीं पे अच्छा वोट मिला भी है, तो इसलिए क्योंकि उस उम्मीदवार की अपनी हैसियत थी, उसको पूरी उसकी बिरादरी ने वोट दिया। इस कारण से वहाँ पे मान लीजिए जैसे मुरैना जिले की दिमनी सीट है जहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर चुनाव लड़ रहे थे, तो वहाँ पे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण हो गया। मायावती जी का उम्मीदवार ब्राह्मण था, दंडोतिया, तो उसको हालांकि वो भी बड़े अंतर से हारा है, लेकिन उसको फिर भी काफ़ी उसको वोट मिल गया क्योंकि ब्राह्मण वोटों का दुर्विकरण हो गया ब्राह्मण वर्सेस ठाकुर हो जाने की वजह से। उसमें कोई श्रेय बहुजन समाज पार्टी का रहा हो ऐसा नहीं, कोई पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से उसे
इतना वोट मिला हो, वो तो उसकी अपनी निजी वो इतना वोट लेके आया तो मिल गया। कई जगह पे उनको उन्होंने पुख्ता उम्मीदवार भी दिया। भिंड संसदीय क्षेत्र से 4 बार डॉक्टर राम लखन सिंह, जब वो भिंड संसदीय से सुरक्षित नहीं हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी से सांसद रहे थे। उनका एक प्रभाव है अपना बिरादरी में भी, वैसे भी उनका प्रभाव है। उनका लड़का पिछली बार विधायक हुआ था, हालांकि बहुजन समाज पार्टी से ही हुआ था, उसको जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तो वो आ गया था, और उसके बाद में फिर जो है वो उसने फिर पार्टी बदल ली थी, फिर वो सत्ता के लालच में भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। लेकिन फिर भी उसके पास अपना एक वोट बैंक था, उसकी अपनी बिरादरी में एक पहचान थी। लेकिन उसको लगता कि उसकी बिरादरी की बिल्कुल वोट मिले ही नहीं अब की बार, वो उसको भी उम्मीदवार फिर बना दिया, जबकि वो बहुजन समाज पार्टी से दगा कर चुका था। लेकिन उसने पर्याप्त चंदा दे दिया तो उसको मायावती जी ने फिर उम्मीदवार बना दिया था। अब उनकी पार्टी लड़खड़ाने लगी। अब वो ये प्रश्न लगने लगा कि उनकी पार्टी का वजूद रह पाएगा नहीं रह पाएगा। उस बीच में उन्होंने एक काम और कर दिया कि उन्होंने दानिश अली को, जो उनकी अमरोहा के सांसद हैं और जिनको उन्होंने मुस्लिम वोटों को देख रही थी वो कि छिटक रहा है, तो उसको सादे रखने के लिए जिनको उन्होंने संसदीय दल का अपनी पार्टी का नेता बना दिया था, उन दानिश अली को उन्होंने खामखा में पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्यों? केवल किस लिए? उनको इस बात से बहुत जलन होती कि वो किसी दूसरे पार्टी को रणनीति की तहती, भले वो उससे बहुजन समाज पार्टी को ही लाभ हो रहा हो, उससे अगर उनका वो कहीं से वो समर्थन जता दे किसी मौके पे जो पार्टी के लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए हितकारी हो, वो भी उन्हें गवारा नहीं है। और लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम का उनके ऊपर आरोप लगता है वो भी सही है। तो जो दानिश अली कर रहे थे उससे भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट थी, क्योंकि दानिश अली ने महुआ मोइत्रा का साथ दिया। दानिश अली को जब जो है राम सिंह बुधुड़ी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा के अंदर उनको घनघोर अपशब्दों का प्रयोग किया, तो कांग्रेस के नेता उनसे मिले। लेकिन ये तो मायावती जी को भी मिलना चाहिए थे। और जैसे महुआ मोइत्रा के मामले में पहले कहा जा रहा था कि अब बहुत अच्छे रिलेशन उनके भी, ममता बनर्जी के भी अदानी से बन चुके हैं, और अदानी को लेके वो गरजमंद हैं। वो उन्होंने तैयार किया अदानी को कि वो बंगाल में पूंजी निवेश करें, तो इसलिए वो नाराज हैं वो महुआ मोइत्रा से, उनके बहुत ज़्यादा अदानी के प्रति आक्रामक होने से। और जो अब महुआ मोइत्रा के खिलाफ उस समय जो कार्रवाई शुरू हुई थी, तो ये कहा जा रहा था कि वो ममता साथ नहीं देंगी, लेकिन ममता बनर्जी ने ये नहीं किया। ममता बनर्जी आखिर में महुआ मोइत्रा के साथ खड़ी हो गई, और जब उनको अब निष्कासित कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ महीने संसद से बाहर रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो संसद के बाहर उसी तरीके से गरजेंगी और हम पार्टी उनका साथ देगी, ये घोषणा कर दिया गया। तो इतनी दानिशमंदी, इतनी बुद्धिमत्ता कायदे से तो मायावती को भी दिखानी चाहिए थी। दानिश अली के मामले में भी दानिश अली का क्या कसूर अगर कांग्रेस उनके प्रति हमदर्दी जारी कर रही है, लेकिन उनके जो प्रति जो शब्द कहे गए थे राम सिंह बुधुड़ी द्वारा, वो बेहद आपत्तिजनक थे, और वो सारे मतलब मुसलमानों को अपमानित करने वाले थे। तो मायावती की बुद्धिमत्ता तो ये थी कि वो मतलब मायावती दानिश अली का उस मामले में ममता की तरह से, ममता ने महुआ मोइत्रा के लिए समर्थन जताया, वो खुद आती पहल करके आगे और उनके समर्थन में आके खड़ी होती। लेकिन उनके अहम के आगे उनका विवेक समाप्त हो चुका, बिल्कुल चुक गया है विवेक। तो इसलिए उनके जो विवेक नहीं रहा, तो उन्होंने फिर ये काम किया कि दानिश अली को भी लोकसभा चुनाव नज़दीक है, और दानिश अली को उन्होंने जो है पार्टी से निष्कासित कर दिया अपनी से। तो दानिश अली तो अपनी कौम में हीरो बन गए, दानिश अली का तो कुछ नहीं बिगड़ा। दानिश अली ने निष्कासन के बावजूद भी कहा कि नहीं, हम मायावती जी का, अपनी बहन जी का एहसान मानते हैं, उन्होंने मुझे राजनीति में बहुत आगे बढ़ाया, और हम जो है कोई ऐसा हमने काम किया नहीं, और अब ये भी हम कोई काम नहीं कर रहे। लेकिन एक लगातार आप अपमानित करेंगे किसी को, तो हो सकता है कि वो कल को चला जाए, लेकिन ये इसके लिए तो जिम्मेदार खुद मायावती ही होंगी। तो मायावती अपने साथी बहुजन समाज पार्टी का क्रियाक्रम कराने पर उतारू हैं, या
वो ये चाहती है कि जो एक बहुत ही मेहनत से, बहुत ही त्याग और संघर्ष से जो एक मिशन खड़ा किया गया बहुजन समाज पार्टी के रूप में, कांशीराम जी और उनके साथ में लाखों करोड़ों वंचितों ने, जो बिल्कुल जो अब खाने तक के मोहताज थे, उन लोगों ने जिस ढंग से, जिस परिश्रम और लगन से ये खड़ा किया इस मिशन को, वो मिशन को वो इस तरीके से नहा की समाप्त हो जाने देंगी, उस मिशन को बर्बाद हो जाने देंगी। सारे वो जितने प्रयास थे कांशीराम जी और उस समय के मिशनरी कार्यकर्ताओं के, वो सारे परिश्रम पे पानी फेर देने का काम करेंगी। सब कुछ, सारी की सारी मेहनत, ये पूरे आंदोलन को तहस नहस करने का, पूरे आंदोलन को ठिकाने लगा देने का काम करेंगी। बहुत ही ये सोचना भी मतलब बहुत ही दर्दनाक है। और ये भले ही वो किसी भी वो भले ही बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से सहमत ना हो, या जो बहुजन की कोटि में नहीं भी आते हों, लेकिन अगर वो राजनीति में संवेदनशील हैं, मानवता की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, तो उनका इस तरह से बहुजन समाज पार्टी का विसर्जित होना उन्हें भी काफ़ी खलेगा, उनको भी इसकी ठेस महसूस होगी। धन्यवाद कहने के पहले पुनः वही आपसे गुजारिश दोहरानी है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन तक आप तक पहुंचाया करें। आप लाइक का बटन भी दबाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।